बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है। और आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या साबुन और अपमार्जक के बारे में। ठीक है। आप तो साबुन और अपमार्जक दोनों को जानते हो, क्योंकि आप लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक इसके बारे में सुने हो। ठीक है। साबुन सभी घरों में उपयोग करते हो, अर्थात साबुन भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो दैनिक जीवन में हम लोग डेली क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बिना साबुन के आप लोग तो नहाने भी नहीं जाते होगे, इतना क्लियर है। ठीक है। साबुन से कपड़ा भी धोते हैं, उसका उपयोग के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आप मार्जक बोले तो सर्फा, ठीक है, सर्फा बोलते हैं, सर्फ बोल सकते हैं, डिटर्जेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी छाप। आप लोगों को पता है ना विज्ञापन इसका। ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं क्या साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले साबुन को देखते हैं फिर अपमार्जक को समझेंगे। तो देखो पहले साबुन। ठीक है। साबुन बहुत ही उपयोगी पदार्थ है भाई, इसके बिना हमारा दैनिक जीवन अच्छा से नहीं चल सकता। तो पहले साबुन को समझते हैं, रासायनिक अर्थात केमिकल कंपाउंड क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन और उसके रासायनिक नाम। ठीक है। तो यहाँ पर देखो साबुन क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण होता है। समझ में आया? क्या होता है, जो साबुन होता है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH आ गया। अब लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन की चैन, कार्बन की चैन हम लोग जानते हैं कि कार्बन 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 इस प्रकार से रहता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से संरचना द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। हर कोने में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन होता है भाई, जिसको हम लोग लंबी चैन बोलते हैं। देखो श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखलन पढ़े हो आप लोग, याद करो। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या होता है, प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है यहाँ पर उसका एक और नाम भाई फैटी अम्ल या वसा, वसा के नाम से भी इसको हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। अर्थात फैटी अम्ल फैट्स होते हैं, क्लियर है, तेलीय पदार्थ समझो। तो वसा में क्या मिला देंगे हम लोग, सोडियम या पोटेशियम लवण। सोडियम के लवण क्या हो जाएंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के लवण क्या हो जाएगा आपका KOH। इतना क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात वसा में सोडियम या पोटेशियम के लवण दोनों के साथ मिलाना नहीं है। यदि हम मिलाएंगे सोडियम को तो पोटेशियम नहीं मिलाना है। ठीक है। या बोला गया यहाँ पर मतलब एक ठो लेना है। तो साबुन लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम लोग फैटी वसा कहते हैं, और उसमें क्या मिला दिया हमने, पोटेशियम या आपका सोडियम के लवण मिला देते हैं। तो साबुन का निर्माण होता है, और साबुन के निर्माण बनाने की विधि को साबुनीकरण भी कहते हैं, याद रखना। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर हुआ परिभाषा? साबुन क्या होते हैं, साबुन जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम लोग वसा या फैटी अम्ल भी कहते हैं। उसमें सोडियम या पोटेशियम के क्या मिला देते हैं, हाइड्रोक्साइड या लवण मिला देते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है मतलब यहाँ क्या है, क्षार है। ये क्या है आपका, क्षार। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने मिला दिया क्षार, किसका, सोडियम के लवण या पोटेशियम के लवण। तो जो वहां पर बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो लंबी श्रृंखला समझ में आ चुका है, COOH। ये इसको लिखने का तरीका है, समझो। लंबी श्रृंखला कार्बन की एक चैन होती है, हाइड्रोकार्बन। इतना समझ में आ चुका है आप लोग को, गुड। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और आप लोग को एक समीकरण लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। देखो किसके किसके मध्य क्रिया होता है, लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप लोग नोट्स करते जाना। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वसा। चलो वसा में यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है। अब इसके साथ किसको क्रिया कराएंगे भाई, तो सोडियम या पोटेशियम के लवण। तो यहाँ पर चलो करते हैं सोडियम के लवण, सोडियम के लवण। इतना क्लियर है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, पहला बनाएगा साबुन और दूसरा बनता है आपका ग्लिसरॉल। इसको भी समझना है आपको, क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल बोल सकते हैं, बन जाएगा। तो ये जो क्रिया होता है इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अर्थात साबुन बनाने की रासायनिक विधि क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि, किसका, साबुन बनाने का।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉप का प्रोडक्ट बनाएंगे, समझो, उत्पाद करेंगे उसका। तो जो बनाने की विधि है उसको साबुनीकरण कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है, वसा के साथ क्षार, सोडियम या पोटेशियम के जो लवण होते हैं उसको मिला देंगे तो साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे साबुन, तो मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा मतलब जो साबुन का मतलब है ना, किस किस से बनता है, ये तो क्लियर हो गया। समीकरण इसको नोट्स कर लो। देखो, इसको लिखने के बाद समीकरण अर्थात ये आपको लिख लिया आप लोग ने, तो लिखने के बाद इसको नोट्स कर लो, ठीक है, क्योंकि इसको अभी मिटा दूंगा मैं, बन जाएगा। चलो, अब देखो यहाँ पर साबुन समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जो लंबी श्रृंखला होती है उसको हम लोग आर सी, है ना, RCOOM द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। जो साबुन यहाँ पर बनता है, क्लियर है, जो साबुन यहाँ पर बन चुका है, किसके किसके मध्य क्रिया हुआ था, वसा और सोडियम और पोटेशियम लवण के बीच में क्या हुआ था, क्रिया हुआ था। ये क्या है, वसा अम्ल है, समझो, अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में है, कार्बन चैन अर्थात हाइड्रोकार्बन है, और सोडियम के लवण का सोडियम के हाइड्रोक्साइड और आपका पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड, दोनों में कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो जो साबुन बनेगा वो कठोर साबुन बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो जो साबुन बनेगा वो मृदु साबुन बनेगा। उसके बारे में आप लोग बड़े क्लास में पढ़ोगे, अभी केवल इतना सिंपल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े अभी साबुन, जिसे RCOOM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, RCOOM द्वारा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर R क्या है, तो R है आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला। R क्या है आपका, कार्बन की लंबी श्रृंखला। अभी बताया ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसी होती है, लंबी श्रृंखला वाली चेन है, समझो, अर्थात कार्बन की बहुत सारे चेन में क्या जुड़ा है, जैसे मान बताया था ना, कार्बन 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 और COO इस प्रकार से जुड़ा है, समझो, इतना क्लियर है। तो ये जो COO है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और यहाँ पर कार्बन की चेन है, अर्थात यहाँ पर R क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन करने की क्षमता अर्थात श्रृंखला बनाने की या चेन बनाने की क्रिया या क्षमता पाया जाता है। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन समझ में आ चुका है। COO क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और M क्या है आपका, धातु। M क्या है आपका, धातु। बोले धातु कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर देखो सोडियम के लवण, तो ये सोडियम क्या है आपका, धातु है भाई। यहाँ पर देखो पोटेशियम के लवण, तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है आपका, धातु है। तो यहाँ पर M धातु को शो करता है, इसको हम चार्ज के रूप में लेंगे, प्लस के रूप में, क्योंकि सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस धातु चार्ज जो है प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर R मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला, COO है ना, ये माइनस में क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इतना क्लियर हो गया, और आपका M प्लस आयन बन जाएगा। इतना क्लियर है। तो मेरे ख्याल से साबुन का ये जो साबुन कैसे बना ये समझ में आ चुका है। अब क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, देखो कि साबुन को जल में विलय करने पर, अब साबुन को हमने क्या किया, जल में विलय कर दिया, जल में मिला दिया, समझो, ठीक है। साबुन को जल में क्या करते हैं, विलय करने पर साबुन धातु आयन, साबुन जो होता है धातु आयन M प्लस चार्ज, अभी थोड़ी देर पहले बताया M प्लस चार्ज, ठीक है, और RCOO माइनस चार्ज, RCOO माइनस चार्ज में विभक्त हो जाता है। यहां पर आपको समझना है, ठीक है। हमारे पास साबुन बन चुका था। साबुन कैसे बना, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम और पोटेशियम के लवण को मिला देता था, वसा के साथ में क्षार को मिला देते हैं, तो क्या बनता है, साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, साबुन को जल में घोल देते हैं, साबुन को जल में घोल देते हैं। तो साबुन के अंदर क्या है हमारे पास, RCOOM। ये क्या होते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं। जो रासायनिक पदार्थ है साबुन का, वो दो भागों में टूट जाते हैं। तो दो भागों में टूटते हैं, किसके किसके रूप में भाई, तो पहला होता है आपका धातु आयन के रूप में, जिसमें पोटेशियम और आपका सोडियम होते हैं। दूसरा होता है आपका R, लंबी श्रृंखला वाला चेन, कार्बन की R, और COO माइनस आयन, दो भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर RCOO के दो भाग होते हैं। फिर से देखो यहाँ पर, पहले तो हमने साबुन को पानी में घोल दिया तो दो चीज में टूटा, पहला टूटा किसमें आपका RCOO माइनस में टूटा, दूसरा आपका M प्लस में। ये जब हमने साबुन को पानी में घोला तो ये क्रिया हुआ, समझो, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो RCOO माइनस है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बन की लंबी चेन, ये भी दो भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अर्थात ये दो भाग होते हैं। समझो कौन कौन भाग होते हैं भाई, पहला तो हो गया R, लंबी श्रृंखला वाला, और दूसरा यहाँ पर COO
माइनस कार्बोक्सिलिक अम्ल। इतना क्लियर, दो भाग हैं इसमें, पहला आपका ये R हो गया और दूसरा आपका COO है, ठीक है, माइनस के रूप में, के दो भागों होते हैं या दो भाग होते हैं। तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R, कार्बन की लंबी श्रृंखला, इतना क्लियर है, जो कार्बोक्सिलिक है या कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन की क्या बनाती है, पूंछ बनाती है, तथा जो तेल के अणु के साथ जुड़ती है। दूसरा COO माइनस आयन भाग सिर बनाता है तथा जल में विलय होते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं पढ़ दिया हूं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, बाकी यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ, देखो डिटेल में सुनना है आप लोगों को, ठीक है, नोट्स भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला गया है, साबुन कैसे बना समझ में आ चुका है, साबुन को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये भी समझ में आ चुका है ना, क्या होता है साबुन का सूत्र R, इतना क्लियर है, COOM, इतना क्लियर है, बन जाएगा, उसको मैं समझाऊंगा कहां से आया, ठीक है, और समझा दूंगा डिटेल में। क्लियर इतना। आप क्या करते हैं, जब साबुन बन चुका है, अब साबुन को जल में क्या करते हैं, घोल देते हैं, अर्थात जल में मिला देते हैं। तो साबुन में हमारे पास क्या है, RCOOM, तो ये दो भागों में टूट जाता है, किसके किसके रूप में, एक तो धातु आयन M के रूप में, ठीक है, मेटल्स के रूप में बन जाएगा, और दूसरा आपका होता है लंबी श्रृंखला कार्बन, और आपका जिसको R बोलते हैं, और COO माइनस, इसके रूप में अलग अलग हो गया समझो। अब क्या होते हैं, जो R, ठीक है, जो RCOO माइनस आयन है, इसके में दो भाग होते हैं। पहला तो आपका ये R हो गया, जिसको लंबी श्रृंखला कार्बन कहते हैं, जो पूंछ, हाइड्रोकार्बन की पूंछ का निर्माण करते हैं, तो बताया था ना, ये देखो इस प्रकार से बताया था आप लोग को, ये देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर ये क्या है, R, रिजिएंट समझो, इसके रूप में ये है R है समझो, क्रिया करने वाला। अब इसमें क्या जुड़ा है हमारे पास, COO माइनस आयन। तो देखो ये होता है कि लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, अर्थात लंबा चेन है, मान लो यहाँ पर देखो कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार चेन है, इतना क्लियर है। इसको चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लंबी श्रृंखला है समझो कार्बन की, इतना क्लियर है। तो देखो पूंछ के समान लंबा दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है पूंछ के समान लंबा, तो ये जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R, ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास क्या है, COO माइनस, क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर इतना वाला भाग क्या है आपका, R है, ये वाला भाग क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, ये पूंछ का निर्माण करता है, इतना क्लियर है। और COO माइनस आयन क्या करता है जी, मुंडी का निर्माण करता है, सर का निर्माण करता है समझो, ठीक है, इसलिए इसको बताया गया है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है, क्या आपका हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन, तथा जो तेल के अणु के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है, तेल के अणु के साथ क्या होता है, जुड़ जाती है। दूसरा COO माइनस आयन भाग सिर बनाता है, जो जल में क्या होते हैं, विलय होता है। इतना समझ में आया आप लोग को, एकदम सरल था, बहुत ही सरल है समझो। क्या हुआ कि साबुन को जब जल में घोल देते हैं तो साबुन दो भागों में टूटता है, पहला आपका M प्लस आयन धातु के रूप में, और दूसरा आपका RCOO माइनस के रूप में, क्योंकि साबुन को हम लोग RCOO की तरफ प्रदर्शित करते हैं समझो, तो ये दो भागों में टूट गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो ये RCOO माइनस है, इसमें भी दो भाग होते हैं। R क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जो पूंछ का निर्माण करता है, और COO माइनस आयन जो होता है वो सर का निर्माण करता है। और इसी क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, मैल को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है, क्योंकि अधिकतर जो मैल होता है वो तेलीय प्रकृति का होता है, जैसे मान लो रुमाल में चेहरे को पोंछ ले, हाथ को पोंछ, हमारे शरीर से क्या निकलता है, तेल निकलता है ना, हमारे शरीर में भी 70% तेल ही है समझो। जितने भी मांस वाले प्रजाति है, जिनमें मांस पाया जाता है ना, जिसमें चर्बी होते हैं, उसमें सब में क्या होते हैं, तेल होते हैं। क्योंकि साबुन का निर्माण भी पहले जमाने में, अर्थात 2800 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, चर्बी अर्थात मांस और राख के मिश्रण से बनाया गया था साबुन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो साबुन होता है उसमें क्या है, हमारे पास RCOOM है, इतना क्लियर है। तो जब इसको हम लोग जल में घोल देते हैं तो ये R और आपका धातु में RCOO माइनस और आपका M प्लस में टूट जाता है, इतना क्लियर है। उसी प्रकार R
आर क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला होता है कार्बन का जो पूंछ का निर्माण करता है, और सी डबल ओ माइनस एन जो होता है वो सर का निर्माण करता है। और क्या करते हैं, ये तेल से चिपक जाते हैं और तेल को बाहर अर्थात मैल से चिपक जाते हैं। तेल अर्थात तेलीय पदार्थ होता है मैल, ठीक है। तो मैल से ये चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, जैसे ही कपड़ा को रगड़ते हैं ये मैल को लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक क्रिया समझेंगे जिसको बोलते हैं साबुन की मिसेल क्रिया या साबुन की मिसेल संरचना या क्रिया विधि। तो चलो उसको देखते हैं, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम लोग मिसेल का निर्माण व क्रिया। अब आप लोग को एक चीज याद रखना चाहिए, जो मैल होता है वो तेलीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और तेल को साफ करने के लिए अधिकतर साबुन का उपयोग किया जाता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मिसेल का निर्माण व क्रिया। मिसेल क्या होता है, एक क्रिया होता है, एक संरचना होता है जिसके द्वारा कपड़ों में से, है ना, साबुन के माध्यम से मैल को बाहर निकाला जाता है। तो आप लोग की चीज और याद रखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि यहाँ पर जैसे ही साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या बनाता है आपका RCOO माइनस, है ना। और क्या बनता है, ये तो बन गया पहला, दूसरा क्या बनता है आपका M प्लस। इतना क्लियर है। उसके बाद इसके भी दो भाग होते हैं। R क्या बनाता है आपका लंबी श्रृंखला वाला कार्बन की चेन जो होता है वो क्या बनाता है, पूंछ का निर्माण करता है, कार्बन की श्रृंखला, है ना। और दूसरा होता है आपका COO माइनस जो क्या करता है, सर का निर्माण करता है। इतना आप लोग को पता है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम बना दिया। देखो यहाँ पर ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, हर कोने में कार्बन है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन की लंबी श्रृंखला, यहाँ पर लिख दिया हूँ R जो किसका निर्माण किया है, पूंछ का। अब यहाँ पर इसको COO माइनस है, ये क्या है आपका सर। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे अब हम क्या कहते पहले कि साबुन को, ये साबुन के जो घोल में अब कपड़ा को डाल देंगे, इतना क्लियर है। पहले क्या किया था हमने, साबुन को पानी में मिलाया, तो इस प्रकार का क्रिया हुआ। अब क्या करते हैं कि साबुन अब पानी में तो घुल चुका है, अब क्या करते हैं कपड़ा को डाल देते हैं उसमें, जो गंदा कपड़ा है, ठीक है, जिसका मैल हमको साफ करना है। कपड़ा को हमने डाल दिया। कपड़ा को डालने के बाद यहाँ पर क्या क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका लंबी श्रृंखला वाला जो पूंछ है ये क्या करता है, मैल से जाके चिपक जाता है, मैल से जाके चिपक जाता है। और मैल कैसा होता है आपका, तेलीय प्रकृति होता है। तो जाके यहाँ पर क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर ये जो संरचना किसका है समझ में आ रहा है ना, साबुन की संरचना समझो। R लंबी श्रृंखला चेन जो पूंछ बनाया हुआ है, और COO माइनस है जो सर बनाया हुआ है, ये जाएगा और कपड़े के मैल के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। और इस प्रकार व्यवस्था करता है, अर्थात इस प्रकार से ये चिपकता है, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि जो यहाँ पूंछ है, पूंछ अर्थात क्या है आपका ये R। इतना क्लियर है। ये क्या होते हैं, मैल के अंदर चले जाते हैं, मैल के अंदर चले जाते हैं और मैल के चारों क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जो यहाँ पर गंदगी है, मैल है, तेलीय प्रकृति का है, वो चारों क्या करते हैं, एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसमें जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसको पूंछ बोलते हैं, ये मैल के अंदर होता है, जबकि बाहर की तरफ क्या होता है आपका COO माइनस जो सर है यहाँ पर मैल के बाहर तरफ हो जाता है। और इस प्रकार एक संरचना का निर्माण करता है जिसे मिसेल का निर्माण या मिसेल संरचना कहते हैं। समझ में आया। क्या करते हैं, हमने पहले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मतलब ये है ताकि आप लोग को समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसको पूरा कंठस्थ समझना ही है। हमने क्या किया था कि पानी में साबुन को घोला, ये वाला क्रिया हुआ, इतना क्लियर है। सर और पूंछ का निर्माण हो चुका है। अब क्या करते हैं, उस पानी में गंदे कपड़े को डाल दिए, हमने डाल दिया, उसमें तेल वाला आपका क्या है, अशुद्धियां हैं समझो, अर्थात मैल है जो तेलीय प्रकृति होते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका पूंछ और यहाँ पर सर बना हुआ है, लंबी श्रृंखला चेन में जो R है वो पूंछ है, और COO माइनस है जो सर है, वो क्या करता है, तेल के चारों ओर जाके चिपक जाते हैं। और इस प्रकार से चिपकते हैं कि जो आपको लंबी श्रृंखला वाला जो पूंछ है R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला, वो क्या करता है, तेल के अंदर जाके चिपक जाता है, तेल के अंदर चला जाता है। और जिसका सर होता है वो तेल के बाहर होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर समझ में आ चुका है। ये देखो सिर क्या है आपका, COO माइनस, देखो यहाँ पर सिर पूंछ क्या है आपका R लंबी श्रृंखला, ये चिपक गया, तेल के चारों ओर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जो यहाँ पर संरचना बनता है उसको मिसेल कहते हैं। अब क्या करता है ये, अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो आपका COO माइनस आयन होता है ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो जल में विलय होकर कोलायड का निर्माण करते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा पूंछ सहित, माने जो
यहाँ पर पूंछ किसमें चिपका हुआ है, मैल में चिपका हुआ है ना। तो जैसे ही इसको रगड़ते हैं तो पूंछ किसमें चिपका है, मैल में चिपका है। तो मैल को पकड़ कर ये बाहर आ जाते हैं और कपड़ा क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। आए समझ में, क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये क्या होते हैं, कपड़े का मैल में जाके चिपकते हैं। तो जो पूंछ होता है वो अंदर की ओर और जो सर होता है वो बाहर की ओर। इतना क्लियर है। ये चारों तरफ चिपक जाते हैं किसके, मैल के। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये जो COO- जो सर होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं समझो। और जैसे ही जल में घुलते हैं कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। कोलाइड आप पढ़ चुके हो, एक छेप की भांति में झाग का निर्माण करते समझो, ठीक है, झाग बन गया समझो। और जैसे ही इसको रगड़ते हैं ये पूंछ जल में विलय हो चुका है, माने यहाँ जो सर है क्या जल में विलय हो चुके हैं। तो जल में चले जाते हैं तो पूंछ सहित क्या होता है, मैल को भी लेकर ये चले जाते हैं। ठीक है, चिपका हुआ है ना, तो मैल को लेकर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। इसी क्रिया को मिजेल की क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं, कपड़े साफ होते हैं। यहाँ पर देखो, मैल हटाने में साबुन का प्रभाव। अब ये हट गया समझो, मैल भी खत्म, आपका ये रासायनिक क्रिया भी खत्म समझो। आए समझ में। इस प्रकार होता है साबुन। साबुन का आपने देखो, आप क्या सीख लिया, आपने साबुन का निर्माण सीख लिए। साबुन का निर्माण के बाद आपने सीखा मिजेल की संरचना और मिजेल की क्रिया विधि, जो मोस्ट एमपी टॉपिक है। इसको आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो को रिव्यू करके भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पीछे ले जाओ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे ले जाओ, बार बार देखो तो आप समझ में आएगा। इतना क्लियर है, बन जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं अपमार्जक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक में आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सरल होता है। बस थोड़ा सा इसमें आप लोगों को मैं हिंट करूंगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपमार्जक क्या है, तो यहाँ पर समझना है कि वही लंबी श्रृंखला वाला कार्बन की चेन रहेगा, लेकिन यहाँ पर साबुन में क्या था, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल था। इसमें क्या रहेगा, आपका सल्फोनिक अम्ल होता है। उसके लवण रहेंगे, क्या क्या लवण रहेंगे यहाँ पर भाई, KOH और आपका NaOH। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। बन जाएगा, सल्फोनिक अम्ल इसमें मिला रहेगा समझो। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अपमार्जक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हम साबुन के द्वारा मृदु जल से मैल को साफ कर सकते हैं, लेकिन कठोर जल में जो अशुद्धियां होते हैं, कठोर जल में, अर्थात जब मान लो कठोर जल है उसमें कपड़ा है समझो, तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, अपमार्जक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि साबुन के द्वारा हम लोग कठोर जल से साफ नहीं कर सकते, ठीक है। कठोर जल से साफ करने के लिए अपमार्जक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि कठोर जल किसके द्वारा कठोर जल होता है, भी कठोर जल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। कठोर जल नहीं पढ़े हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और जल के प्रकार पढ़ लो। कठोर जल में क्या होता है कि मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के आयन होते हैं। उसमें पढ़ चुके हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, आयन होते हैं। उन आयन के साथ ये क्या करते हैं, अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, घुलते नहीं हैं। इसीलिए क्या होता है, ये कठोर जल में सफाई के लिए क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है। तो अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले चेन होते हैं। इसमें भी सेम साबुन के समान होता है, केवल सल्फोनिक अम्ल आपको याद रखना है। और इसका उपयोग तब करते हैं कठोर जल में सफाई करने के लिए, ठीक है। वही क्रिया मिजेल के इसमें भी निर्माण होगा, उसी प्रकार से सफाई होगा। बस यहाँ पर ये कठोर जल में काम करेगा ज्यादा और मृदु जल में साबुन काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग साबुन और सर्फ बनाने में, और क्या करते हैं, कपड़े धोने के उत्पादन सर्फ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को साबुन और अपमार्जक समझ में आ चुका है। दोनों में अंतर भी है। अंतर क्या है आप लोग जानते ही हो, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, इसमें सल्फोनिक अम्ल रहता है। इतना क्लियर है। बहुत सारे अंतर रहने के लिए, जिसको आप लोग बड़े क्लास में पढ़ोगे, क्लास 12th में, ठीक है। इसके बारे में और यहाँ पर कितना पूछा जाएगा कि मिजेल की संरचना और मिजेल की कार्यविधि और किस प्रकार कपड़ों से मैल को साफ किया जाता है, यह साबुन किसे कहते हैं, यह साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसको पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आया। और नहीं आया तो भी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट इसको ले लो। बाकी सबको वीडियो क्या करना है, आप लोग जो समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करना है और वहां पर रुक के देखना है और वहां पर नोट्स तैयार करना है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। थैंक यू।